यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जो भारत के महान गणितज्ञ हुए हैं उनसे रिलेटेड क्विज करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये गणितज्ञ हैं हमारे, वराहमिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, भरत मुनि हो गए, बोधायन हो गए, तो बहुत सारे गणितज्ञ के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। और आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति भी रहे। पाई का मान इन्होंने पहले से बता दिया था। जो अर्धज्या है यानी कि जो साइन होता है उसके बारे में इनके द्वारा जानकारी दे दी गई थी। पृथ्वी की धुरी के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो ये सारे जितने भी ज्योतिष ज्ञान वगैरह इनको था, इन्होंने किसी आधुनिक उपकरण की मदद लिए बिना ये सारी खोज करी थी। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि किस उपकरण का प्रयोग जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो आर्यभट्ट के द्वारा चक्र यंत्र का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा जो आधुनिक उपकरण आते हैं जैसे शल्का यंत्र वगैरह होते, किसी अदर जो उपकरण होता है उसका प्रयोग इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, चक्र यंत्र का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। दूसरे क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक यहाँ पर लिखी थी? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक या फिर उपरोक्त सभी। तो वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो देखो, वराहमिहिर ने 3 पुस्तक लिखी थी जिसमें पंच सिद्धांतिका आती है, बृहद संहिता आती है और बृहद जातक आता है। ये भी डिस्कस किया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारी ही बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वराहमिहिर के द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी सुई उपकरण यानी कि जो शालका यंत्र होता है उसका प्रयोग नहीं किया है? तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो आर्यभट्ट है उन्होंने किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया था। तो आर्यभट्ट, लल्ला, श्रीपति और भास्कराचार्य, तो इसमें से किसने प्रयोग नहीं किया होगा? तो आर्यभट्ट के द्वारा इसका प्रयोग किए बिना ही ज्योतिष के बारे में और अदर सारी इन्फॉर्मेशन या जितनी भी जानकारी थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी बिना किसी वैज्ञानिक के जानकारी देने से पहले ही। ठीक है, या उनकी खुद की खोज थी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आर्यभट्ट बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। देखो, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तारों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपकरण विकसित किया था? किसने विकसित किया था? लल्ला ने। और दूसरा है गणेश देवज्ञ ने। तीसरा है श्रीपति भास्कराचार्य। तो लल्लाचार्य, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा? तारों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रमुख कौन होंगे? खगोलविद होंगे। तो इनमें से किसके द्वारा जानकारी दी गई होगी? गणेश देवज्ञ के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। ये एक प्रकार के खगोलविद है और मात्र 13 वर्ष की उम्र में, इनके बारे में यदि थोड़ी सी डिटेल हम लोग देखें तो मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने एक ग्रंथ है इनका, ग्रह लाघव करके, ग्रह लाघव जो ग्रंथ है उसकी रचना इन्होंने कर दी थी। बहुत प्रसिद्ध ये माने जाते हैं अपने खगोल शास्त्र से रिलेटेड, जितनी भी खगोल विद्या से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इनके द्वारा दी गई है, तो सारे खगोल विद्या में सबसे ज़्यादा फेमस हमारे गणेश देवज्ञ हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यदि आप इनके बारे में देखना चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ग्रह लाघव करके जो ग्रंथ है इसकी रचना जो इनके द्वारा दी गई है। और गणितज्ञ के रूप में ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा एक गणित की परिभाषा दी गई थी। इन्होंने एक संस्कृत में श्लोक दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने गणित के बारे में बताया था कि जो परिकलन करता है वो जो परिकलन करता है और गिनता है वह गणित है, और जो विज्ञान का आधार है वह भी गणित कहलाता है। इस तरीके से इनकी गणित की परिभाषा आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। जो परिकलन करता है और गिनता है वह गणित है, और वह जो विज्ञान जिसका आधार यहाँ पर माना गया है गणित को, वो भी गणित ही यहाँ पर कहलाएगा। तो इस तरीके से परिभाषा जो है इनकी गणेश देवज्ञ के द्वारा दी गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर तारों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपकरण विकसित गणेश देवज्ञ के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ कथन आपके सामने दिए गए, देन आपको कोड यहाँ पर दिया गया है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी, पहला कोड है ये। दूसरा है, इन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की है। अब आपको बताना है कि भास्कराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पर दिए गए थे कोड, दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो देखिए, क्या बताना था आपको, ये बताना था कौन सा सही है। तो भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि की रचना की गई है, बिल्कुल राइट है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या जो है भास्कराचार्य के द्वारा ही की गई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी।
अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ कथन आपके सामने दिए गए। राजा विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में प्रचलित प्रांच ग्रंथ है इनके पुलिशरोचक, वशिष्ठ, सौर और पितामह का हेतु रूप से वर्णन किया है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन वराहमिहिर के बारे में यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो हाँ, बिल्कुल उन्होंने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की है और वो विक्रमादित्य दरबार जो है उसके 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। मतलब दोनों ही कथन आपके यहाँ पर राइट होंगे। तो अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ही कथन वराहमिहिर को लेकर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ज्योतिष रत्नमाला के लेखक कौन है? लल्लाचार्य है, भास्कराचार्य है, आर्यभट्ट है या फिर श्रीपति है? तो ज्योतिष रत्नमाला जो है इसके लेखक है हमारे श्रीपति। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिष रत्नमाला के लेखक माना जाता है श्रीपति को। बाकी भास्कराचार्य से आप परिचित थे ही सही कि इनके द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई है। आर्यभट्ट के बारे में भी आप जानते हैं और लल्लाचार्य के बारे में भी आप जानते हैं कि ये जो आर्यभट्ट के शिष्य खुद को मानते थे और शिष्यदि वृद्धि तंत्रम जो है ये इनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, लघु भास्करी और महाभास्करी और आर्यभट्टी भाष्य पर टीका जो है भास्कराचार्य प्रथम के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया है, दशगीति का तंत्र लिखा गया है, गोलापाद लिखा गया है, वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी, समीकरण निकालना, पाई का पहले से ज्ञान होना, पाई की पहले से एग्जैक्ट वैल्यू, सन्निकट वैल्यू निकाल देना, ज्या की जानकारी, पृथ्वी की धुरी से रिलेटेड कोपरनिकस से पहले जानकारी, सारी की सारी आर्यभट्ट के द्वारा पहले से दे दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मिलान करिए। यहाँ पर कुछ सेट 1 2 रहेगा और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेंगे। सबसे पहला आपके सामने आर्यभट्ट है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको छोटा दिख सकता है ताकि दोनों सेट आपकी स्क्रीन पर आ जाए। देखो इधर बी पे लिखा हुआ है वराहमिहिर, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है आपका श्रीपति। और इसी तरीके से आपके सामने सेट 2 रखा हुआ है जिसमें सबसे पहला आपको लिखा हुआ है आर्यभट्टीय, दूसरा है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, और तीसरा है आपका ब्रह्म स्फट सिद्धांत, और फोर्थ है आपका सिद्धांत शिरोमणि। ये सिद्धांत शिरोमणि है। अब आपको क्या करना था, इस तरीके से कुछ कोड दिए हुए और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आप चाहे तो पहले एक साथ ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4 राइट है, 4 3 2 1 सीरीज राइट है, 3 4 1 2 या फिर 1 4 3 2 यहाँ पर राइट बनेगा। ठीक है, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, सेट 1 और 2 को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखो यहाँ पर ये मान लें ऊपर दिया हुआ था हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्यभट्टियम। तो इसका राइट आंसर होगा 1। वराहमिहिर के द्वारा किसकी रचना की गई थी, आपको पता है वराहमिहिर ने 3 रचना की थी। एक पंच सिद्धांतिका है, दूसरा बृहद संहिता था और तीसरा था हमारा बृहद जातक। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका ये वाला राइट होगा, 2 वाला राइट होगा, 2 वाला। सी हमें दिया हुआ है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो हमने देखा था ब्रह्म स्फट सिद्धांत की रचना की गई थी और खंड खाद्य करके एक बोला जाता है उसकी रचना की गई थी, जो कि उज्जैन अंतरिक्ष शाला जो है उसके प्रमुख भी थे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सी है इसका आंसर यहाँ पर 3 बनेगा। और श्रीपति जो है उनके द्वारा सिद्धांत शेखर की रचना की गई थी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर 4 होगा। तो हमारी सीरीज क्या बन गई, ABCD की सीरीज बन गई है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो मिला लीजिए कहाँ पर कोड आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1 2 3 एंड 4। और ऐसे देखना चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म स्फट सिद्धांत, और हमारा लास्ट बचा हुआ है श्रीपति, सिद्धांत शेखर की रचना इनके द्वारा की गई है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बस जो जो भी आपको बताया गया है कि ये रचना इनके द्वारा की गई, बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का कुछ है, निम्नलिखित में से किसने गणित में संख्या के रूप में शून्य का उपयोग करने के लिए पहले नियम दिए थे, कि शून्य का प्रयोग कैसे करना है, शून्य का अगर माइनस से होगा, घटाव से होगा, तो किस तरीके से ये पूरा जो शून्य का जो जानकारी है और उसके बारे में जितने भी नियम है ये किसके द्वारा दिए गए, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, लल्लाचार्य या फिर ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो ये सारी जानकारी जो है किसके द्वारा दी गई थी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा दी गई थी। ठीक है, डिस्कस भी कर चुके हम लोग। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
देखो, आप चाहें तो इसका डिटेल भी पूरा पढ़ सकते हो। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ हैं। तात्कालिक गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन मध्य प्रदेश की जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख भी है। इस दौरान उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे जिनकी बात अभी हम लोग कर ही रहे थे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत करके और खंड खाद्य या खंड खाद्य पद्धति से बोला जाता है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका पहला ग्रंथ है जिसमें उन्होंने क्या किया था, जिसमें उन्होंने शून्य का एक अगला अंक एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया था। यही नहीं बल्कि इस ग्रंथ में उन्होंने ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने वाले सभी नियमों का वर्णन किया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको जो आगे बढ़ाने का कार्य, इसका विस्तृत वर्णन करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा दिया गया होगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से क्विज बनेगी और कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ गणितज्ञ की बात करेंगे जो कि प्रीवियस सेशन में हम लोग 15 गणितज्ञ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे के हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जयदेव की। तो ये 9वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ। हमने याज्ञवल्क्य से स्टार्ट किया था और हम लोग पहुंच चुके 9वीं शताब्दी तक। वैदिक काल से हम लोगों ने शुरू किया था, वहां से लेकर अभी तक हम लोग 15 गणितज्ञ के बारे में देख चुके हैं। 9वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ, इन्हें चक्रवाल विधि जो है उसको काफ़ी ज़्यादा उन्नत किया था, मतलब उसके बारे में और ज़्यादा वर्णन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो चक्रवाल विधि के बारे में हरमन हंकेंग का एक कथन है कि यह विधि संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में 18वीं शताब्दी जो है उसमें लॉन्गरेंज के पहले खोजी गई सबसे सुंदर चीज़ इसे बोला गया है। जयदेव ने संयोजकी यानी कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे कि महावीराचार्य इस पर ऑलरेडी अपना वर्क कर चुके थे। क्रमचय, संचय, चक्री, चतुर्भुज, एन डिग्री की वैल्यू निकालना, समांतर श्रेणी को एन पद तक पहुंचाना, दीर्घवृत्त की परिधि वगैरह के जो फॉर्मूलाज वगैरह है महावीराचार्य बता गए थे। उसके अलावा जयदेव ने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने का, उसमें और खोज करने का कार्य जयदेव के द्वारा किया गया है। और हरमन हंकेल जो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो है सबसे 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज इसे माना जाता है। अब यदि हम लोग बात करें आर्यभट्ट द्वितीय की, तो गणित और ज्योतिष दोनों के विषय में ये अच्छे आचार्य थे, गणित के भी और ज्योतिष के भी। इनका बनाया हुआ महासिद्धांतिका ग्रंथ ज्योतिष सिद्धांत का सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। किसका? आर्यभट्ट द्वितीय का। फिर हम लोग बात करें श्रीपति की, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि जो श्रीपति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो सिद्धांत शेखर है। तो वही श्रीपति हैं। ये भारतीय खगोलज्ञ और गणितज्ञ हैं। 11वीं शताब्दी के भारत के सर्वोत्कृष्ट गणितज्ञ इन्हें माना जाता है। इनके द्वारा धिकोटी दाकरण करके, ध्रुव मानस करके, सिद्धांत शेखर करके और गणित तिलक करके 4 ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई है। कौन कौन से प्रमुख है? 2 तो बहुत प्रमुख है जो कि आपको 9th क्लास की बुक में भी देखने को मिलेंगे। एक तो सिद्धांत शेखर और गणित तिलक। ठीक है, इन 2 का तो वर्णन मिलता ही है। साथ ही आप ध्रुव मानस और धिकोटी दाकरण करके ग्रंथ है, इसका भी ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आचार्य हेमचंद्र की। तो आपको ध्यान होगा जब हम लोग फिबोनाची सीरीज पढ़ रहे थे तब हमने देखा था आचार्य हेमचंद्र का भी नाम आ रहा था। ये भी महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ और अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी गुरु हैं। जैन धर्माचार्य जी इन्हें माना जाता है और इनके द्वारा ही जो फिबोनाची नंबर्स है उनको फाइंड आउट किया गया था। तो जब आप फिबोनाची सीरीज पढ़ते हैं तब इनका भी नाम वहाँ पर आता है। देखो, गणित में संख्याओं का जो निम्नलिखित क्रम जो है, फिबोनाची जो सीरीज है वो किनके द्वारा दिया गया था? आचार्य हेमचंद्र के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें श्रीनिवास रामानुजन की। तो श्रीनिवास रामानुजन आप सभी जानते भी हैं। ठीक है, एक महान भारतीय गणितज्ञ हैं और इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ में गिना जाता है। इनका कोई गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण, गणित का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा खोज वगैरह गणित के क्षेत्र में की गई है। आप देखेंगे रामानुजन संख्या काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रामानुजन नंबर निकालने का जो कार्य है वो इन्हीं के द्वारा किया गया। आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो कि रामानुजन नंबर कैसे निकाले जाते हैं। देखो, रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे 2 अलग अलग प्रकार से 2 संख्याओं के घन के योग के द्वारा आप निरूपित कर सकते हो। चलिए, कुछ रामानुजन नंबर्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं रामानुजन संख्या या रामानुजन नंबर्स को। देखो, सबसे पहला नंबर हम लोग लेते हैं 1729 करके। ये एक रामानुजन नंबर है। ठीक है, रामानुजन नंबर, रामानुजन संख्या, इसे हार्डी नंबर भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, हार्डी नंबर करके इसे बोला जाता है। और अभी हमने परिभाषा क्या पढ़ी? 2 घनों का योग, मतलब कोई भी 2 घन हमें लाने होंगे। 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से आप इस संख्या को व्यक्त कर सकते हो। 2 घन मतलब कि अगर मैं बात करूँ 1728 की,
ठीक है। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, घन मतलब 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और एक का यदि मैं देखूँ 1728 प्लस 1 1729 होता है, और अगर मैं 12 का क्यूब करूँगी तो 1728 आएगा, और एक का क्यूब करूँगी तो 1701 आ जाएगा। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1729। तो 1729 एक प्रकार का रामानुजन नंबर है। दो घनों का योग। ठीक है। दो घनों के रूप में दो अलग अलग ढंगों से इसको व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रकार तो इसका ये हो गया। दूसरा प्रकार भी आप इस तरीके से देख सकते हो। 1729 को आप एक तरीके से और दिखा सकते हो। देखो एक तरीका और क्या होगा, दो अलग अलग प्रकार बोले, एक प्रकार तो हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा प्रकार होगा 1000 प्लस 729 करके। जब आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तब आप बच्चों को रामानुजन नंबर्स की जानकारी जरूर दीजिएगा, कुछ नया ही बच्चे यहाँ पर सीखेंगे। देखो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो 1729 को दो अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो 10 प्लस 9 करके आप इनका क्यूब करके बता सकते हो इंडिविजुअल, और एक कैसे 12 का क्यूब करके और एक का क्यूब करके आप रामानुजन नंबर्स को बता सकते हैं। ये तो बात हो गई एक 1729 की। इसी तरीके से एक 91 यानी कि 91 भी रामानुजन नंबर्स के अंदर आता है। 91 को आप कैसे करके लिख सकते हो, 64 प्लस 27 करके आप रामानुजन नंबर्स के अंदर आप इसे शो कर सकते हो। अब बताइए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। जब आप इसे जोड़ेंगे 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो ये हो गया 91। तो ये सबसे पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप इसे 216 कर दीजिए, और 216 माइनस 125, 216 में से जब आप 125 घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1, बिल्कुल 91 ही बचेगा, 11 में से 2 गए 9। अब देखिए 216 जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये किसका क्यूब होता है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं इसको। 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। इसमें जब आप -5 का क्यूब जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस है तो -5 का क्यूब हमेशा जोड़ना ही होता है। तो -5 का क्यूब यदि आप जोड़ते हैं तो वही साइन जो है माइनस का ही होगा, क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो 91 को लिखने के दो अलग अलग ढंग, दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो आप 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कर सकते हैं, या फिर आप 6 का क्यूब प्लस माइनस ब्रैकेट में 5 का क्यूब करके कर सकते हो, तो वो 91 आ जाएगा। तो ये संख्याएं किस में आती है, ये संख्या हमारे रामानुजन नंबर्स में आती है। और 91 जो है 729 का एक फैक्टर भी होता है, ये भी आप देख सकते हैं, मतलब एक मैजिकल नंबर आप इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आता है ये रामानुजन नंबर्स, और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रामानुजन के द्वारा की गई थी। और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो रामानुजन हो सकती है, 729, 91 हम लोग देख चुके हैं, 4104, 20683, 39312, 40033, ये सारे किसके अंदर आते हैं, रामानुजन नंबर्स के अंदर इन्हें काउंट किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम लोग बात करेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस की। देखिए एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकवाद भी हैं। इन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने मसौदे के कारण जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पीसी महालनोबिस करके। आपने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, भारतीय सांख्यिक के जनक किसे माना जाता है, तो प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस है इनको माना जाता है। ठीक है। और ऐसे हमने देखा था कि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि भारतीय जो है उसका जनक किसे माना जाता है सांख्यिक का, तो प्रशांत पीसी महालनोबिस करके वहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ था। तो यही है वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस करके। इन्होंने क्या किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने मसौदे के कारण इनका जो तरीका था जो निकालने का, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने, और औद्योगिकी उत्पन्न की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी योजना बनाई थी। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में पीसी महालनोबिस जो है, इनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार को उनके जन्मदिन यानी कि 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में प्रोफेसर जो महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता को, विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये हो गए पीसी महालनोबिस। अगली हम लोग बात करेंगे सत्येंद्र नाथ बोस की। भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री भी हैं। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, एक तो बोसान करके और फार्मियान करके। इनमें से बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर दिया हुआ है। ठीक है। ये फिजिक्स के दो अणु हैं, एक बोसान है एक फार्मियान है। तो इसमें से बोसान नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाली बात है। और आगे यदि आप बात करेंगे क्वांटम सांख्यिकी तथा सांख्यिकी भौतिक में जो इनके द्वारा जो अविलंघनीय कार्य किया गया है, उसमें इन कणों का संचय केवल दो विविक्त ऊर्जा
प्रावस्थाओं यानी कि जिस डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं, इसमें से एक का नाम बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम पर रखा गया है। तो बोस के बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आपको क्या क्या जानकारी यहाँ पर मिली? एक तो जो अणु आते हैं, ठीक है, अणु परमाणु की आप बात करते हैं ना, वो वाले एटम की बात हो रही है। तो एक बोसान नाम का अणु है जिसका नाम किसके पर रखा गया है? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। और क्वांटम फिजिक्स की यदि आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट जो है, जो कि इनके द्वारा बताई गई थी, उसका नाम भी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम पर रखा गया है। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम पर इनका रखा गया है। तो ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस हो गए। ओके, तो ये जितने भी 25 हमारे पास गणितज्ञ थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। क्विज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार और हम सारे गणितज्ञ उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले गणितज्ञ है हमारे याज्ञवल्क्य करके, 7वीं शताब्दी से हम लोग बात कर रहे थे, है ना, और 19 तक हम लोग आ चुके थे। भारत के वैदिक काल के ऋषि व दार्शनिक है ना। फिर हमने देखा था नेति नेति के प्रवर्तक भी हैं। ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, यह नहीं और यह भी नहीं के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। ये वैदिक काल में शुक्र यजुर्वेद के वाजसेनी शाखा के दृष्टा भी इन्हें माना जाता है। देन हमने लगदा मुनि के बारे में देखा था। तो लगदा मुनि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। अपने यज्ञ अनुष्ठान में जो टाइमिंग वगैरह रहता है उसके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा महीने का जो 1/30 भाग जो होता है उसको मात्रक के रूप में पेश किया गया था। आर्य ज्योतिष और यजुर ज्योतिष जो इसके रचनाकार इन्हें माना जाता है। देन हमने बोधायन के बारे में पढ़ा। शुल्व सूत्र, शोध सूत्र के रचनाकार इन्हें माना जाता है। यूक्लिड की ज्यामिति से पहले ही अपने इन्होंने शुल्व शास्त्र में सारी चीजें बता दी गई थी इनके द्वारा, ठीक है। और कौन कौन से ग्रंथ है इनके द्वारा लिखे गए? बोधायन सूत्र है, बोधायन कर्मान सूत्र है, द्वैत सूत्र है, ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। पाइथागोरस वाली जो जानकारी है वो भी इसमें मिल जाएगी आपको। एक कथन इनके द्वारा दिया गया था। √2 का जो सन्निकट वैल्यू है वो भी इनके द्वारा दी गई है। यज्ञ वेदी रचना करना सारा इनके द्वारा कार्य किया गया है। और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? शुल्बाकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और शुल्ब क्या होता है? नापने की डोरी या रस्सी जिसे बोला जाता है, उसी के नाम पर इन्होंने शुल्ब यंत्र रखा था। फिर हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस ट्रिक, जो कि आपस्तंभ के द्वारा दी गई थी। आपस्तंभ ने क्या करा था? समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक प्रकार के कुछ इस तरीके से ट्रिक की रचना की थी, जिसे पाइथागोरस ट्रिक के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो बराबर होगा हमारे 5 के स्क्वायर के, जो कि पाइथागोरस प्रमेय भी हमें ये बोलती है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है हमारे कर्ण के वर्ग के। तो ये ट्रिक उनके द्वारा पहले से बना दी गई थी। देन हम लोग यदि बात करें बोधायन की पर्टिकुलर, तो बोधायन के शुल्ब सूत्र में आपको वर्ग आयत आदि ज्यामिति रूपों की रचना विधि भी बताई गई है कि आप किस प्रकार से किसी भी एक पर्टिकुलर आकार को लेकर दूसरे आकार की ज्यामिति आकृति वहां पर बना सकते हैं। तो ये सारे बोधायन के शुल्ब सूत्र में मिलती है। फिर यदि आप पाणिनि की बात करेंगे तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े ज्ञातक हैं, ठीक है। और उनका जन्म से रिलेटेड जानकारी हमें यहाँ पर दी गई थी। मेन हमें गणित से रिलेटेड ये ध्यान रखना था इसमें कि उनका जो छंद सूत्र है, ठीक है, उसमें मेरु प्रस्तार यानी कि पास्कल त्रिभुज की रचना दी गई है। द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर्स होते हैं जिन पर कंप्यूटर हमारे वर्क करते हैं। और द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम, जो इस सारी जानकारी पाणिनि के द्वारा मिलती है। फिर हमने देखा था भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं ये। देन हमने आर्यभट्ट के बारे में देखा कि आर्यभट्ट ज्योतिष विद्य भी हैं और गणितज्ञ भी हैं। ये आर्यभट्ट जो है दक्षिण में जो स्थित है कुसुमपुर, वहाँ के निवासी थे, ठीक है। दशगीतिका ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई। वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी, समीकरण, इन सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय के रहे भी हैं ये, ठीक है, प्रमुख। और पाई का मान पहले से इनके द्वारा बता दिया गया था। परिधि और व्यास के माध्यम से ज्या की जानकारी मिलती है, अर्धज्या जिनके द्वारा कहा गया है, ठीक है, कोटि ज्या, अर्धज्या करके। और पृथ्वी की धुरी के बारे में भी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। देखो फिर हम लोग बात करते हैं वराहमिहिर की। तो वराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ हैं। इनके द्वारा 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं। उज्जैन गुरुकुल के प्रमुख भी हैं, पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका और बृहद जातक करके। फिर हम लोग यदि बात करें भास्कराचार्य प्रथम की, तो 600 ईस्वी पूर्व इन्हें माना जाता है। इनका काल दशमलव पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य लघु भास्करी, महाभास्करी के रचयिता। साइन एक्स का परिमेय वैल्यू निकालने की जो जानकारी है वो इसमें मिलती है। और आर्यभट्टी भाष्य टीका जो है भास्कराचार्य प्रथम के द्वारा लिखा गया है। देन हम लोग यदि बात करें ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मस्फट सिद्धांत इनके द्वारा लिखा गया है। खद्य खांड करके भी इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो उज्जैन में, उसके ये प्रमुख थे। तो ये ब्रह्मगुप्त की जानकारी हो गई।
देन हम लोग बात करें श्रीधराचार्य की, तो ये भी गणितज्ञ हैं। शून्य की व्याख्या, द्विघात समीकरण को हल करने संबंधी सूत्र जो है इनके द्वारा दिए गए। दो पुस्तकें त्रिष्टिका और पाटीगणित सार इनके द्वारा लिखा गया है। और वर्ग समीकरण की यदि हम लोग बात करें ax² + bx + c, जिसमें हम लोग श्रीधराचार्य विधि से वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कोई भी वैल्यू आप निकालेंगे -b + -b² - 4ac/2a करके, तो वो इसी विधि से निकालते हैं जिसे श्रीधराचार्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, श्रीधराचार्य और श्रीपति में कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग नेम हैं ये। फिर हम लोग यदि लल्लाचार्य की बात करें तो ये भी गणितज्ञ और ज्योतिषविद्य हैं। ठीक है, और इनमें हमने देखा था कि इनके द्वारा शिष्यधि वृद्धि तंत्रम, शिष्य की बुद्धि बढ़ाने वाला तंत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी, और ये स्वयं को आर्यभट्ट के शिष्य मानते थे। देन हमने आचार्य वीरसेन की बात करी थी, तो भारतीय गणितज्ञ भी हैं, जैन दार्शनिक भी हैं, कवि भी हैं, प्रखर वक्ता भी इन्हें माना जाता है। जय धवला ग्रंथ जो है उनकी रचना, या फिर धवला ग्रंथ भी आप इसे बोल सकते हैं, इनके द्वारा की गई है। यहाँ पर इन्होंने व्यास के माध्यम से किसी भी वृत्त की परिधि कैसे निकाली जा सकती है उसकी एक सूत्र का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। देन हमने महावीराचार्य के बारे में देखा। महावीराचार्य जो है भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं और गणितज्ञ भी हैं। क्रमचय संचय की जानकारी यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की जानकारी जो इनके द्वारा मिलती है, n डिग्री तक उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये इनके द्वारा जानकारी मिलती है। और चक्रीय चतुर्भुज जो है कैसे निकाला जाता है उससे रिलेटेड जानकारी, सूत्र वगैरह प्रस्तुत किए गए। समांतर श्रेणी में n पद तक वैल्यू कैसे निकाली जाए वो इसके द्वारा जानकारी मिलती है। दीर्घवृत्त, परिधि और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो इनके द्वारा बताए गए हैं। और ये अमोघवर्ष प्रथम नामक जो महान राष्ट्रकूट राजा हुए थे उनके आश्रय में ये रहते थे। ठीक है, वहाँ के प्रमुख आप इन्हें बोल सकते हैं। देन हमने जयदेव के बारे में देखा। 9वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ हैं। चक्रवाल विधि को आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। देन हमने फिर बात करी थी आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट द्वितीय जो है गणित और ज्योतिष दोनों के विषयों में अच्छे आचार्य थे। जो महासिद्धांत ग्रंथ है वो ज्योतिष का सबसे उचित ग्रंथ इन्हें माना जाता है। श्रीपति की बात हमने करी, खगोलज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं। 11वीं शताब्दी के भारत के सर्वोत्कृष्ट गणितज्ञ में इन्हें गिना जाता है। द्विकोटिदाकरण करके, ध्रुव मानस, सिद्धांत शेखर और गणित तिलक करके ग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं। आचार्य हेमचंद की बात करोगे, महान गुरु हैं, समाज सुधारक है, धर्माचार्य, गणितज्ञ, अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी गुरु इन्हें माना जाता है। ठीक है, आचार्य हेमचंद नंबर, इन्हीं के नाम पर हेमचंद्र श्रेणी रखी गई है, जिसे आप फेबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन की बात करेंगे तो श्रीनिवास रामानुजन भारतीय एक महान गणितज्ञ हैं। हर साल आप 22 दिसंबर को जो है गणित दिवस मनाते हैं, वो इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, महान गणितज्ञ, आधुनिक काल के महान गणितज्ञ में इन्हें माना जाता है। और बहुत रामानुजन संख्याएं जो है जिन्हें हार्डी नंबर्स बोला जाता है वो इनके द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस की आप लोग यदि बात करेंगे तो ये भारतीय सांख्यिकीवाद के जनक इन्हें माना जाता है, भारतीय वैज्ञानिक तो है ही सही। ठीक है, और 29 जून को हर साल इनके जन्म दिवस पर हम लोग सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस जो है भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री है, इनके नाम पर बोसान करके एक अणु है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही रखा गया है। और क्वांटम फिजिक्स में जो आप डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट की बात करते हैं उसे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन और फिक्स है वो बन सकते हैं। एक तो 22 दिसंबर को आप रामानुजन दिवस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, और एक पीसी महालनोबिस के लिए आप लोग मनाते हैं यहाँ पर 29 को। ठीक है, 29 को आप यहाँ पर जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं 29 जून को। ठीक है, ये 2 चीज़ और 2 क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है शॉर्ट में आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पर आप उसे रिवाइज कर सकें, उनके नोट्स आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी हैं जो वो यहाँ पर ऐड हो पाएँ। और अपनी क्लास में यदि आप टीच करते हैं बच्चों को तो अपनी क्लास में बच्चों को रामानुजन नंबर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक मैजिकल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से आप फेबोनाची सीरीज़ जो है उसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी प्लांट यदि ग्रोथ करता है तो वो फेबोनाची नंबर्स के रूप में बढ़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने गोल्डन रेशियो देखा था। गोल्डन रेशियो क्या होता है, कोई भी पेंटिंग वगैरह आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा गोल्डन रेशियो जो होता है जो इस तरीके से वर्क करता है वो रूल हमेशा फॉलो करता है। तो उनके बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो मैथ्स को लेकर फियर है, गणित को लेकर जो डर है वो ख़त्म हो पाए।
ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। इसके आगे वाले सेक्शन में हम लोग कुछ इसी तरीके से नई नई चीज़ों को, एक मैजिकल मैट्रिक्स करके एक संख्या आती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।